फ्रेंड्स, ये हमारा तीसरा एपिसोड है नो योर बजट का। यहाँ पे इस एपिसोड में हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपको समझा पाएं कि हुकूमत जो ये आप बजट देख रहे हैं, ये बजट के बनाने में क्या तरीका इस्तेमाल करती है, क्या प्रोसेस होता है और उसमें हम लोग शामिल कैसे हो सकते हैं। एक सबसे अहम चीज़ ये है कि हमको ऐसा नहीं है कि इसको समझ के और फिर आगे जो है हमें इसमें काम नहीं करना है, बल्कि हमें इसमें इसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में लाना है, अपनी ज़िंदगी में इसको हमें उतारना है और हम इसका तभी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे जो पुराना सेशन या जो पिछला एपिसोड था उसमें हमने, आप जैसे देख पा रहे हैं कि बजट से मुताल्लिक हमने कोशिश किया कि जो उसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसे हम उर्दू में इस्तिलाह कहते हैं, हिंदी में शब्दावली कहते हैं, इसी तरह से हमने कोशिश की जानने की कि बहुत सारे जो स्कीम्स हैं वो उनका एग्जाम्पल लेकर के कि वो बजट को कैसे हम जो है देख पाएंगे। इसी तरह से हमने कोशिश किया कि जो मतलब इस सेशन में कि जो बजट बनाने का टाइम लाइन कैसे होता है, उसमें क्या क्या काम एक्टिविटीज़ होती है बजट बनाने के मामले में, तो वो भी हम देखेंगे, कोशिश करेंगे जानने की। उसमें कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं बजट के बनाने में और उसके जो है इम्प्लीमेंट करने में, हम आम आदमी कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ इस प्रोसेस में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमको जानने की ज़रूरत है कि हमारे पास दरअसल जो बजट है उसको हम 4 बड़े हिस्सों में बांटते हैं। जो बजट बनाने का पूरा अमल है, पहला जो अमल है वो बजट बनाने का है। बजट बनाने का है, पूरे बजट साइकिल में जो हमें देखना है वो पहला बजट बनाने का है। उसके बाद बजट को पास कराने का है। फिर तीसरा जो है वो बजट को इम्प्लीमेंट या नाफिज करने का, क्रियान्वयन करने का है। और फिर ऑडिटिंग प्रोसेस है। तो ये 4 बड़े जो हमारे बजट के हिस्से हैं, इनको हम 1 बाय 1 एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो हम पहले आते हैं कि जो हमारा बजट है वो बजट कैसे जो है कैसे बनना शुरू होता है। तो मान लिया कि अगर हमको बजट जानने की ज़रूरत है कि वो बजट कैसे बनता है, तो उसका पूरा एक कैलेंडर होता है। और उस कैलेंडर में हम अगर समझना चाहें कि 2026-27 के बजट को, जो कि आने वाला बजट है, उसको हम कैसे जान पाएँ, तो यहाँ पे थोड़ा आपकी हमें तवज्जो चाहूँगा कि 2000 अगर हम लोग अभी हम लोग क्लियर हो जाएं कि हम जो बजट पीरियड हमारा है, फाइनेंशियल ईयर है, वो 25-26 का है, जो कि स्टार्ट हुआ अप्रैल 2025 से और ख़त्म होगा 31 मार्च 2026 में, 2026 में। तो ये जो पीरियड है हमारा 25-26 का है। लेकिन अगर हम लोग जानने की कोशिश करें कि 26 और 27 के बजट में कैसे जो है बजट बनाने का अमल होगा, तो अभी जो है सितंबर में हम लोग हैं। तो आप ये मान कर सकते हैं कि इस जो मंथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तमाम जो हमारे मंत्रालय हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो सर्कुलर जारी करती है। और उस सर्कुलर जारी करके तमाम जो मंत्रालय या मिनिस्ट्रीज या वजारत हैं उनके पास जो है वो जाएगा सर्कुलर, और उनसे ये कहा जाएगा कि आप अब अगले साल का क्या खर्चा करने वाले हैं उसके बारे में बताइए, जो कि हमारा बजट होगा 26-27 का। तो ये यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि जो बजट बनता है उसका अमल कम से कम जो हमारा बजट प्रेजेंट होता है उससे 6 महीना पहले शुरू हो जाता है, और पूरी जो प्रोसेस होती है वो लगभग 8-9 महीने की हो जाती है। तो अब पहला जो फेज हुआ वो बनाने के अमल में जो सर्कुलर जारी होता है वो सितंबर के आसपास होता है, और इसी तरह से ये पूरा प्रोसेस जनवरी तक चलता है। 1 फरवरी को बजट आता है। 1 फरवरी को जब बजट आता है तो आप जोड़ सकते हैं कि एक बड़ा लंबा प्रोसेस है बजट बनाने का। फिर उसके बाद बजट को पेश किया जाता है 1 फरवरी को। वो प्रेजेंटेशन के बाद जो है सरकार उसको पास करती है बजट को। इनेक्टमेंट का मतलब कानूनी शक्ल देना। अगर जैसे हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि जब तक हमारे लोकसभा, राज्यसभा या हमारी विधानसभाएं बजट पे अप्रूवल नहीं देंगी तब तक वो बजट नहीं होता है। तो उसके लिए जो है, चूंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रह रहे हैं और डेमोक्रेसी में हम जो नुमाइंदे चुनते हैं वो हमारे मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट होते हैं पूरे बजट स्क्रूटनी के और बजट को पास करने के, हमारे एमपीज और हमारे एमएलएज। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो अगले साल का बजट है 26-27 का, तो वो फरवरी से मार्च के बीच में उसको पास किया जाएगा। फिर उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन अप्रैल में शुरू होगा 2026 में, और जो है 2027 में जो है, यहाँ पे 27 में जो है इसका पूरा पीरियड होगा इम्प्लीमेंटेशन का। अप्रैल से शुरू होकर और मार्च 2027 तक इसका टाइम पीरियड होगा। उसके बाद अप्रैल जो है 2027 से लेकर 28 के बीच में ऑडिट का काम होगा। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारा जो मतलब बजट का पूरा प्रोसेस है वो ऐसा नहीं है कि वो 1 साल का मामला है।
आपने देखा कि करीब 8-9 महीने बजट बनाने में लगा, उसको खर्च करने में 1 साल लगा, और हुकूमत उसकी ऑडिट भी करेगी, पास होने में भी 2-2.5 महीने लगा। तो इस तरह से जो है ये पूरी प्रोसेस है, और इसमें ऐसा नहीं है कि हम एक प्रोसेस को समझ लें तो हमारा मामला आसान हो जाएगा, बल्कि हमको तमाम जो उसके स्टेप्स हैं उनको जानना ज़रूरी है। अब जैसे हम आपको ये स्लाइड दिखाना चाहते हैं कि इस स्लाइड में आप देखिए कि जैसे हमने कहा अगस्त सितंबर में सर्कुलर जारी होता है, फिर उसके बाद तमाम जो मिनिस्ट्रीज हैं उनसे कहा जाता है कि वो तखमीना बजट जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके बजट डिवीज़न को ला के दें। उसके बाद उनसे ये कहा जाता है कि तमाम जो मिनिस्ट्रीज हैं वो अक्टूबर और नवंबर के बीच में प्री बजट मीटिंग भी करें, प्री बजट मीटिंग भी करें। तो ये प्री बजट मीटिंग आमतौर से जो होती है वो हर मंत्रालय में सेक्रेटरी या फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बीच में होती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक मिनिस्ट्री है जिसकी जिम्मेदारी जो है वो बजट बनाने की है, लेकिन तमाम जो और मंत्रालय और जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको बजट चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि वो प्री बजट मीटिंग्स और निगोशिएशन करते हैं, और वो कब तक चलता है? वो नवंबर तक चलता है। तो आप ये मान के चलिए कि 2-3 महीना ये आपस में इंटरनली बात करते हैं। अब उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे समझाऊं कि आप कोई भी मंत्रालय पकड़ लीजिए, आप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स पकड़ लीजिए, आप सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट पकड़ लीजिए। अब अगर इन मंत्रालयों को, या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ले लीजिए, वुमेन एंड चाइल्ड ले लीजिए, इन मंत्रालयों को जो बजट अगले साल के लिए चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो स्कीम चला रहे हैं, या तो उनके पास इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं या संस्थाएं हैं जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो उनके जो ज़रूरतें हैं उसको वो लोग उसका तखमीना करते हैं, उसको एस्टिमेट करते हैं, उस एस्टिमेट को ले जाके वो डिस्कस करते हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब बजट प्रपोज किया जाता है, लेकिन वो मिनिस्ट्री जो है बोलती है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास टैक्स से या नॉन टैक्स से पैसा आएगा उसके बेस पे ही हम आपको पैसा दे पाएंगे। तो उस पर ये लोग काफ़ी हद तक एक तरह से बार्गेनिंग करते हैं, निगोशिएशन करते हैं। तो ये पूरा चलता है। उसके बाद आप देखिए कि एक सबसे अहम चीज़ ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो जनवरी के पीरियड में स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करता है, ग्रुप्स के साथ मीटिंग करता है। मतलब देयर आर सेवरल ग्रुप्स एंड स्टेक होल्डर्स with whom ministry conduct several meetings. We call it consultation with different stakeholders. तो वो प्री बजट मीटिंग्स जो है वो आमतौर से किसके साथ होती है, हमारी स्टेक होल्डर्स कौन है? तो आप ये समझिए कि गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स जो है वो इकोनॉमिस्ट हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, फार्मर्स की ग्रुप्स हैं, बिजनेस लॉबीज हैं, जैसे आप सीआईआई का नाम जानते होंगे, फिक्की का नाम जानते होंगे, आपको बहुत सारे किसान यूनियन के बारे में पता होगा, आपको बहुत सारे ट्रेड यूनियंस के बारे में पता होगा, अलग अलग पार्टीज के अपने ट्रेड यूनियंस हैं। उसके अलावा फिर हुकूमत अलग अलग जो सूबे हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर से बात करती है। लेकिन इसमें अगर आपके पास एक सवाल होगा कि हम आम आदमी कहाँ हैं, अगर हमको क्या स्टेक होल्डर माना जा रहा है कि नहीं माना जा रहा है, ये एक अहम सवाल है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस स्टेक होल्डर्स में हुकूमत जो है वो एनजीओस या जो समाजी तंजीमें हैं उनके लिए एक विंडो रखती है, और वो उनके साथ भी कंसल्टेशन करती है। ये है कि उसमें, उस विंडो में या उस प्रोसेस में हम जैसे लोग शामिल हैं कि नहीं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाना चाहूँगा कि बहुत पहले मतलब ज़्यादा पहले नहीं बल्कि 2-3 साल पहले एक सिविल सोसाइटी ग्रुप हुआ करता था, पीपल्स बजट इनिशिएटिव। इसी तरह से ऑक्सफैम इंडिया, इसी तरह से एक्शन एड इंडिया, वर्ल्ड विजन, सेव द चिल्ड्रेन, और इसी तरह से सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी, तो नेशनल कैंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स, बहुत सारे तंजीमों को बुलाया जाता था कि आप अपना जो इस बजट के लिए डिमांड है, या उसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिसी आस्क, मतलब आप कौन से मुद्दे पे अपना सुझाव देना चाहते हैं, अपने मशवरे देना चाहते हैं। तो उस तरह की मीटिंग्स में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बुलाया करती थी। अभी भी मतलब वो कल्चर है, लेकिन उसमें ज़्यादातर अब कंसल्टेंसी फर्म्स को बुलाया जा रहा है। लेकिन हुकूमत के यहाँ एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी खोला जाता है और उस ईमेल आईडी के जरिए सुझाव मांगे जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब चूंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रह रहे हैं, अगर हम एक अच्छे रिसर्च के साथ एक पर्टिकुलर सेक्टर या एक सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन का कोई एक सुझाव है जिसमें वो बजट में इंकॉर्पोरेट कराना चाह रहे हैं, तो हमें मिनिस्ट्री को लिखना चाहिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि मिनिस्ट्री हमें उसमें स्पेस देगी। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को स्पेस अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये कल्चर बना है, मतलब 15 सालों में, और अभी भी जो है आमतौर से मतलब जो सिविल सोसाइटी है उसका स्कोप बना हुआ है। तो ये जो है
आमतौर से जनवरी दिसंबर जनवरी में होता है। उसके बाद यहाँ पे फिर मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो जो हमारे टैक्स के से मुतालिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसकी मीटिंग करते हैं, ताकि उनको ये अंदाजा हो कि पैसा कहाँ से आएगा। जो पैसे लोग खर्च करने के लिए हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो पैसा खर्च करने के लिए हमको आमदनी भी चाहिए, तो वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ऐसी मीटिंग्स करते हैं। फिर ये जो है पूरा बजट जो है ये जाता है किसके पास? पीएमओ के पास, कैबिनेट के पास जाता है, और कैबिनेट से फिर ये पीएमओ के पास जाता है। अगर हम लोग देखें और तफसील से जानना चाहें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो है एक डिपार्टमेंट है, विभाग है, शोबा है, उसको इकोनॉमिक अफेयर्स बोलते हैं। इकोनॉमिक अफेयर्स से फिर ये पूरा जो है मतलब बजट डिवीजन पूरा काम करता है, बजट सर्कुलर आता है, फिर वो तमाम रूरल डेवलपमेंट को, एजुकेशन को, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को, सबको भेजा जाता है, और वो लोग फिर बैक करते हैं अपने डिमांड को लेकर के। आपको मैं ये बताना चाहूंगा, उस किताब का नाम या जो बुक प्रोवाइड किया जाता है जिसमें बजट मांगा जाता है, उसको डिमांड फॉर ग्रांट्स बोलते हैं। मतलब अनुदान हिंदी में बोला जाता है, या उर्दू में शायद इमदाद भी बोल सकते हैं, ग्रांट बोल सकते हैं। तो वो बेसिकली एक प्रोसेस है जिसको हमको जानने की जरूरत है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि जो सिटीजन्स हैं उनके लिए क्या है मामला, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि इनवाइटिंग सजेशंस फॉर बजट 21-22, तो इसी तरह से हुकूमत यहाँ पे वो कोशिश करती है कि मतलब अलग अलग मतलब जो तबके हैं उनके लिए वो सजेशंस मांगती है। यहाँ पे आप फोटो में देख भी सकते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या हो सकता है और दूसरी चीज़ों से रिलेटेड क्या हो सकता है। तो बजट कंसल्टेशन में सिटीजन्स का रोल हो सकता है, और मतलब हो भी रहा है, और हुकूमत ने विंडोज दिए हैं। लेकिन ये हम सवाल कर सकते हैं कि वो कितना कारगर है, कितना इफेक्टिव है। यहाँ पे मेरा मानना ये है कि हम जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही वो कारगर बनेगा, जितना ही हम स्पेस खाली कर देंगे तो वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो सबसे कमी जो हमारी रह गई है वो हमें जो है जानने की ज़रूरत है कि बजट प्रोसेस में हमको बजट को बेसिकली समझना, उसका एनालाइज करना, और अलग अलग स्टूडेंट के लिए बजट कैसा होना चाहिए, औरतों के लिए बजट कैसा होना चाहिए, जो माजूर है उनके लिए बजट कैसा होना चाहिए, माइनॉरिटीज़ के लिए कैसा होना चाहिए, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, इसलिए कि उनका डायरेक्ट कनेक्शन है, वो लोग जो है गवर्नमेंट में ज़्यादा कनेक्टेड हैं। जैसे तमाम स्टेक होल्डर्स की मीटिंग होती है, लेकिन जो CII है उसका जो है रोल काफ़ी इफेक्टिव है, इसलिए कि वो बहुत रिसर्च करके आते हैं, वो अपने डिमांड को बहुत अच्छे से करके लेके आते हैं, और वो कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रुप्स के साथ कनेक्ट होते हैं, तो उनका भी सरकारों के पास उनका स्कोप भी होता है। लेकिन अब हम अगर पीछे जाते हैं और फिर से हम देखने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसी स्लाइड पे जाएं, और जो ये मतलब पिछली स्लाइड जो हमारी है उसको हम लोग फिर से देखने की कोशिश करें, तो उसमें हमको जो और भी हमारे बजट साइकिल के हिस्से हैं उसको भी हम समझें। तो इसमें अगर हम बजट बनाने के प्रोसेस को समझ गए हैं, तो अब उस 1 फरवरी को जो बजट प्रेजेंट होगा उसके बाद का जो मरहला है वो कानूनी, उसको दर्जा देना है, कानूनी शक्ल देना है उसको। तो कानूनी शक्ल देने के मरहले में अगर हम बात करें तो प्रेजेंटेशन के बाद आप सबको पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच होती है, और उस स्पीच के बाद जो हमारे तमाम बजट डॉक्यूमेंट हैं वो हमारे वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगले एपिसोड में आपको जो मिनिस्ट्री का बजट है वो कैसे दिखता है, और उसके अलग अलग मंत्रालयों में जो बजट दिया जाता है स्कीम वाइज, उसको भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम बजट पास कैसे होता है, उसको कानूनी दर्जा कैसे दिया जाता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि बजट स्पीच के बाद आमतौर से एक रिएक्शन आता है, और उसके बाद पार्लियामेंट में रेसेस हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं छुट्टी। तो छुट्टी के टाइम में क्या होता है कि जो डिमांड फॉर ग्रांट्स है, जो अलग अलग विभाग और मंत्रालयों ने पैसे मांगे हैं और अलग अलग स्कीमों के लिए मांगे हैं, अलग अलग हेड्स के लिए मांगे हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है वो उसकी स्क्रूटनी की जाती है। तो पार्लियामेंट के सतह पे एक टर्म इस्तेमाल होता है, और एक कमेटी का नाम है, उसका नाम है डिपार्टमेंटरी रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। पार्लियामेंट की डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, डिपार्टमेंट से मुतालिक कमेटियां। तो उसके अलग अलग सब्जेक्ट है, सोशल जस्टिस है, एजुकेशन है, हेल्थ है, रोजगार है, एग्रीकल्चर है, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो उसमें क्या होता है कि राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स मिल के वो कमेटी बनाते हैं, और उसमें कहीं पे जो है अपोजिशन का चेयरमैन होता है, कहीं पे रूलिंग पार्टी का चेयरमैन होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, 1 महीना बैठ के, मान लिया एजुकेशन मिनिस्ट्री का बजट है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के जो चेयरमैन है और जो उसमें मेंबर्स हैं, वो लोग जो मिनिस्ट्री ने पैसे मांगे हैं उस पर पूरी तरह से
डिस्कशन करते हैं, उसको पूरी तरह से चर्चा करते हैं, सवालात पूछते हैं, मिनिस्ट्री के लोग आते हैं उसको क्लेरिफाई करते हैं, पैसा क्यों नहीं खर्च हुआ उस पर वो जवाब मांगते हैं, पैसा कम दिया गया तो क्यों कम दिया गया उसके भी क्लेरिफिकेशन चाहते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जब हो जाता है तब उसके बाद पार्लियामेंट को फिर से बुलाया जाता है। फिर उसके बाद ये जो डिमांड फॉर ग्रांट जो स्क्रूटनी हो जाते हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जरिए, उनके सजेशंस के साथ फिर से प्रेजेंट किया जाता है। फिर वहां पे जो है वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद जो है फिर हमारा खर्चे का बिल, एप्रोप्रिएशन बिल पूरा इकट्ठा करके तमाम जितने डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं उसको लेकर के उसको पास किया जाता है। तो उस जब वो हो जाता है फाइनेंस बिल भी ऐसे ही होता है कि क्या पैसा इकट्ठा करना है हमको, टैक्स से, नॉन टैक्स से, डिसइन्वेस्टमेंट से, बोरोइंग से, क्या तरीके हो सकते हैं, उसको फाइनेंस बिल में डाला जाता है और फाइनेंस बिल भी इसी तरह से पास किया जाता है। तो जब ये प्रोसेस हो जाता है और इसको मार्च एंड तक हो जाना है, उसके बाद फिर हमारा जो है इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो इस इंप्लीमेंटेशन के प्रोसेस में अगर हम बात करें कि इसमें क्या होता है, तो अब बजट तो लगभग आप सितंबर से लेके दिसंबर ये हो गया आपका, फिर उसके बाद 4 महीने के बाद मतलब लगभग 7 महीना जो है इसमें चला जाता है। लेकिन अगला जो साल फाइनेंशियल ईयर होगा, जैसे मैंने कहा कि 2026-27 का बजट अगले साल अप्रैल से जो है 2026 से उसका खर्चा शुरू होगा। तो उसमें इंप्लीमेंटेशन में आमतौर से क्या होता है कि हुकूमतें जो है मतलब ये हुकूमत जो है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तमाम जो हमारे मंत्रालय हैं उनको पैसा जारी करना शुरू करता है। मान लिया कि स्कॉलरशिप स्कीम है, तो अब स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्रैल से वो जारी कर सकते हैं पैसा, लेकिन चूंकि एकेडमिक ईयर हमारा देर में शुरू होता है, तो जब हमारे स्कॉलरशिप की डिमांड जाएंगे तो उसके हिसाब से वो लोग पैसे रिलीज करेंगे। लेकिन अगर कोई कंस्ट्रक्शन का मसला है या कोई जो है एम्प्लॉयमेंट या रोजगार का इशू है, तो वो जो है सरकार के पास ये है कि वो 1 अप्रैल से पैसे जारी करना शुरू कर दे। यहाँ पे एक बात जो गौर करने की है वो ये है कि मैं पहला छोड़ दिया था कि इसमें जो है पहले में मैंने बताया आपसे कि इनेक्टमेंट के प्रोसेस में भी हम लोग शामिल हो सकते हैं, वो चीज़ मैं शायद जिक्र नहीं कर पाया। उसमें यह है कि जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है उनके पास हम चिट्ठी लिख सकते हैं कि हमने ये रिसर्च किया है और हमने ये पाया है कि इस मुद्दे पे जो है बहुत सारी कमियां हैं और सरकार इसको दूर करे बजट के जरिए। तो वहां पे स्टैंडिंग कमेटी आपको बुला सकती है, जिसमें मैं खुद जा चुका हूं मतलब औरतों के एक स्कीम को लेकर के, जहां पे एक सारे ही जो है स्टैंडिंग कमेटी के लोग जमा थे, हमको 10 मिनट टाइम दिया गया, हमने उस चीज़ को प्रेजेंट किया। इसी तरह से सोशल जस्टिस में हमने कुछ जो मेंबर थे उनको हमने स्कॉलरशिप के अमाउंट बढ़ाने के लिए दिया, स्कॉलरशिप में जो कंडीशंस थे उसको रियलाइज करने के लिए दिया। वहां पे उन लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में वो चीज़ डाला, अब वो रिपोर्ट जो है फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री को जाएगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास स्कोप है, यहाँ पे भी स्कोप है, यहाँ पे भी स्कोप है। फिर यहाँ पे आते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे। तो इसमें क्या होता है, पैसा इंस्टॉलमेंट में जारी होता है। सपोज करिए कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप माइनॉरिटीज के लिए मान लिया 500 करोड़ रुपए एग्जाम्पल के तौर पे रखा गया। अब हमको ये देखना है कि इम्प्लीमेंटेशन पे पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हम मिनिस्ट्री को आरटीआई फाइल कर सकते हैं, उनको हम चिट्ठी लिख सकते हैं कि आपने क्वार्टर वाइज कितने पैसे खर्च किए। मान लिया अप्रैल से लेके जून तक एक क्वार्टर हुआ, फिर ऐसे नेक्स्ट क्वार्टर हुआ, 4 क्वार्टर में हम बजट ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो ये फेज जो है हमारा बजट ट्रैकिंग का हो सकता है कि जिसमें हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें और मिनिस्ट्री से सवाल पूछें, जो हमारे बजट में पैसा आया था इनेक्टमेंट के टाइम में, वो यहाँ 1 साल के अंदर क्या हो रहा है उसका, यहाँ पे हम सवाल कर सकते हैं। और ऐसे कई सारे ग्लोबली ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बजट ट्रैकिंग पे काम करते हैं, बजट एनालिसिस पे काम करते हैं और वो सरकार को जवाबदेह बनाते हैं। फिर मैं आता हूं ऑडिट के मरहले पे। अब जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि हर पैसे को ऑडिट होना है। जो हमारा सीएजी है या हमारा जो मतलब एजी ऑफिस स्टेट में होते हैं, या इवन हमारे लोकल बॉडीज के लिए, पंचायतों के लिए और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए लोकल फंड ऑडिट होता है। तो ऑडिटिंग एक प्रोसेस है कि वो ये देखने की कोशिश करता है कि जो हमारा खर्चा है वो गाइडलाइन के मुताबिक हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं पे जो है गड़बड़ियां तो नहीं है। और इसमें एक और खास बात है कि ऑडिट का मरहला ऐसा होता है कि इसमें 2 तरह की ऑडिट की जाती है। बहुत सारी स्कीमों की ऑडिटिंग परफॉर्मेंस ऑडिट के तौर पर की जाती है कि ये स्कीम रोजगार देने में कामयाब रहा है कि नहीं, ये तालीम की स्कीम ड्रॉप आउट रोकने में कामयाब रहा है कि नहीं, ये न्यूट्रिशन की स्कीम को न्यूट्रिशन खत्म करने में कामयाब रहा है कि नहीं, वुमेन सेफ्टी का प्रोग्राम वुमेन सेफ्टी को कामयाब मतलब मदद करने में रहा है कि नहीं रहा है। तो इस तरह से ऑडिट में जो है परफॉर्मेंस ऑडिट होता है और सिविल ऑडिट होते हैं। सिविल ऑडिट का मतलब ये है कि जो हमारा गाइडलाइन है उसके हिसाब से पैसा खर्च हुआ कि नहीं हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है मतलब इंस्टीट्यूशन सीएजी कि जो तमाम प्रोसेस को फाइनली स्क्रूटनी करता है। तो आप देखिए कि कितने लेवल के जो है हमारे पास बजट की स्क्रूटनी के मतलब लेवल्स हैं कि आवाम भी आ सकती है, पार्लियामेंटेरियंस भी आ सकते हैं, फिर हमारे जो ऑडिटर्स हैं वो भी आएंगे। तो मल्टी लेवल जो है स्कोप है बजट में
हमें एडवोकेसी करने के लिए। एक और नया जो अभी मतलब रिसेंट तरीका शुरू हुआ है वो सोशल ऑडिट का है। सोशल ऑडिट में ये होता है कि वो आमतौर से जो सबसे लोवेस्ट लेवल जहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है स्कीम, ग्राम पंचायत लेवल पे, वार्ड लेवल पे, शहरों में, वहाँ पे सोशल ऑडिट का स्कोप है। सोशल ऑडिट में क्या है कि वहाँ पे पंचायत के लोग होंगे, एनजीओज के लोग होंगे, कम्युनिटी के लोग होंगे, और उसके अलावा जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो लोग भी होंगे। वो सब मिलके ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर मनरेगा का पैसा आया है या पेंशन का पैसा आया है तो वो सही में क्या टाइम से मिला है, पूरा मिला है, या वो काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं मनरेगा में, वो मतलब सोशल ऑडिट का काम है। तो ऐसे अभी हमारे यहाँ जो सीएजी और एजी के ऑडिट के अलावा भी सोशल ऑडिट का प्रोविजन है, मनरेगा में है, आपके जो पेंशन स्कीम है उसमें है, ऐसी बहुत सारी स्कीमें जो आ रही हैं उनमें सोशल ऑडिट का प्रोविजन है। लेकिन वही है कि वो ग्राम पंचायत लेवल पे हमें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ पे सोशल ऑडिट कमेटी किससे बनी हुई है। इवन मतलब बहुत सारे ऐसी स्कीम है कि जिनके मॉनिटरिंग कमेटीज़ हैं, तो मॉनिटरिंग कमेटीज़ वो ज़िले में हैं, वो सेंट्रल लेवल पे हैं, वो स्टेट लेवल पे हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है एनजीओज़ का और दूसरे मतलब जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का। तो ये चारों प्रोसेस जो है हमें पूरी तरह से जानने की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है कि मतलब हमें और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि जो हमें इसमें फ़ायदा दे सकते हैं अगर हम इसको समझें। जैसे कि बजट बनाने के प्रोसेस में अगर आप देखें तो जो एक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो कौन लोग हैं। तो एक्टर्स के बारे में ब्रीफली आप देखें कि बहुत सारे जो है मतलब एक्टर्स इसमें शामिल हैं। आपने जैसे देखा प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ, सीएसओ, सिटीजन्स, ये तो ही हैं, यूनियन कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर्स खुद इसमें इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा फिर आप देखिए तो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, सीएजी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम देखें तो पैसों के मामले में दो बड़े इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो फाइनेंस कमीशन है कि जो हमारे पूरे बजट, स्टेट बजट और सेंटर के बजट को इन्फ्लुएंस करता है। ये 5 साल के लिए एक कमीशन, मतलब ये 5 साल के लिए इसका टाइम पीरियड होता है, और ये कमीशन जो है ये पैसों का बंटवारा करता है हमारे जो केंद्र या सेंटर है और स्टेट के बीच में, और इसी तरह से स्टेट के बीच में भी, मतलब सेंटर स्टेट और फिर बिटवीन दी स्टेट, उनके बीच में उसका बंटवारा करता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारे तमाम बजट बनाने के प्रोसेस में। इसी तरह से नीति आयोग है, इसकी भी फंक्शनिंग को हमें समझने की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, चूंकि इसके लिए हमें पूरा एक सेशन चाहिए, बट हमको ये जानने की ज़रूरत है कि ये पॉलिसी लेवल पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। पॉलिसीज़ अगर हमारी एग्जिस्ट करती हैं तो भी हमारे जो है स्कीम बनते हैं और उसी के बेसिस पे बजट बनता है। तो ये भी हमें जानना ज़रूरी है। फिर उसके अलावा स्टेट लेवल पे भी अगर आप देखें तो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, तो ये बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे बजट प्रोसेस को समझने के लिए। स्टेट में स्टेट प्लानिंग बोर्ड होते हैं जो कि प्लानिंग का काम करते हैं, जैसे नीति आयोग है। इसी तरह से अगर हम ज़िले में जाएं तो ज़िले में भी हमारी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है, जो कि ग्राम पंचायत और हमारे तमाम जो म्यूनिसिपल के इदारे हैं, चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, उनके सारे प्लान ये इकट्ठा करती है, जिला परिषद से लेके ब्लॉक्स से लेके और ग्राम पंचायत। तो ये भी बजट में इनका भी एक बड़ा रोल है। हमारी जो ट्रेजरीज होती हैं जिनसे पैसा फ्लो होता है उसको भी हमें जानने की ज़रूरत है। ज़िले में एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है DRDA, जहाँ पे सारे बड़े प्रोग्राम आके रुकते हैं। तो वो भी हमारे बजट के पूरे प्रोसेस को जानना और मतलब उससे कनेक्ट करना हमारे लिए बहुत अहम है। तो इसी तरह से अगर आप देखें तो जो इंस्टीट्यूशन बजट में इन्वॉल्व हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे पंचायत भी हैं, हमारे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, हमारे जो है MLAs MPs भी हैं। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, मॉनिटरिंग कमेटी होती है दिशा, जो पूरे स्कीम्स रूरल डेवलपमेंट के हैं उसको मॉनिटर करती है, MP उसको चेयर करते हैं। इसी तरह से जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक का बहुत बड़ा रोल है। तो कुल मिलाकर के ये है कि हम ऐसा ना देखें कि जो हम बजट के प्रोसेस में इंगेज होना चाहते हैं तो हमको खाली और सेंट्रल गवर्नमेंट में ही हमें रहना है, बल्कि हमें कोशिश करना है कि हमें जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ग्राम पंचायत तक हैं उनके पूरे फ्लो को समझना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक डिपार्टमेंट को हमने जान लिया और वहीं से हमारा काम खत्म हो जाएगा। हमें तमाम जो प्रोसेस है उसको हमको समझना है, और इससे हमें ये जानने का मौका मिला कि कम से कम हम बजट के बनाने, बजट के पास होने, बजट के इम्प्लीमेंट होने और उसके ऑडिट के जो प्रोसेसेस हैं वो कब से शुरू होते हैं, उसका पर्पस क्या है, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, हम उसमें कैसे इंगेज हो सकते हैं, ये चीज़ें हम आज समझ पाए।
अब अगर अगर हम लोग देखें तो हम लोग अगले जो और एपिसोड्स हैं उसमें हम कोशिश करेंगे कि एजुकेशन बजट क्या है, हेल्थ बजट क्या है, रोजगार के लिए बजट क्या है, माइनॉरिटीज़ के लिए बजट क्या है, ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन हैं और जो सेक्टर्स हैं, बड़े सेक्टर्स हैं, उनके बजट पे हम पूरी तरह से जो है एक तरह से जानकारी हासिल करेंगे। तो आज मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ और उम्मीद है कि फिर हम अगले जो है एपिसोड में माइनॉरिटी बजट को कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।